बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। हम दोनों की तरफ से आपको वोट पाकिस्तान के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि वोट पाकिस्तान में हम इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम जो कौमी असम्बली के हल्के हैं, सूबाई असम्बली के हल्के हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों पर ज़ाहिर है ये इलेक्शन होने जा रहे हैं सूबों में और कौमी असम्बली में। तो हर जगह का मंजरनामा आपको आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होते हैं, उनके तज्जियात शामिल करते हैं, ट्रेंड्स की हम बात करते हैं। तो आज हम जिन कौमी असम्बली के हल्कों की बात कर रहे होंगे उनमें NA 131 से लेकर NA 143 तक ये 13 हल्के हैं कौमी असम्बली के, और PP 175 से PP 204 तक ये सूबाई असम्बली के हल्के हैं। और चूंकि हम पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको पंजाब का फिगर बता रहा हूं कि PP 175 से PP 204 तक जो अजला इसमें शामिल हैं उनमें कसूर है, उकाड़ा है, पाकपतन है और साहिवाल है। और इसमें हमने देखा है कि कसूर में जो 2018 के इलेक्शंस हुए थे उसमें कौमी असम्बली में जो 4 हल्के थे उसमें 3 मुस्लिम लीग नून ने जीती थी और 1 तहरीक इंसाफ ने। उकाड़ा में 4 कौमी असम्बली के हल्के थे, 4 के 4 मुस्लिम लीग नून जीते थे। पाकपतन में 2 जो हल्के थे वो 2 नून लीग ने जीते थे और साहिवाल में 1 PTI ने और 2 नून लीग ने नशिस्तें जीती थी। अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई असम्बली में 20 नून लीग ने जीती थी और 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और 1 नशिस्त एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी। ये तो पिछले नताइज का थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था। जो टर्न आउट है यहाँ पे, यानी कसूर की अगर हम बात करें तो मर्द वोटर्स का तनासुब है 54.94% और ख़वातीन वोटर का तनासुब है 45.06%। उकाड़ा में मर्द वोटर्स 54% और ख़वातीन वोटर्स 46%। पाकपतन में मर्द वोटर्स का तनासुब 53.84% और ख़वातीन वोटर्स का तनासुब 46.16%। और साहिवाल की अगर हम बात करें तो मर्द वोटर्स 54.04% और ख़वातीन 45.96%। ज़बरदस्त जावेद, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे फिगर दिए और इससे ये तो नाज़रीन हमें पता चलता है कि अगर इन चारों में देखें एवरेज आउट करें तो तकरीबन 10% का फ़र्क है विमेन वोटर टर्नआउट में मर्दों और औरतों के मुकाबले में, और ये तकरीबन उतना ही फ़र्क है जितना ख़वातीन का वोटर रोल पे ना होने का है। आपको बताते हैं ये कि यूथ और यूथ में फ़ीमेल यूथ की क्या पोजीशन है इन चारों डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम एवरेज करें तो 18 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान वोटर हैं वो करीबन 32% है और 26 से 35 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं जिनको हम यूथ वोटर्स कहते हैं वो 47% हैं। इसी तरह जो ओवरऑल है वो यूथ वोटर्स हैं तकरीबन 79%। कल अगर आपको याद हो जब हमने लाहौर की बात की थी तो करीबन इलेक्टोरल रोल में यूथ वोटर 78% थे। इन 79% जिन 4 अजला की बात हम आज कर रहे हैं उनमें से 34% ख़वातीन हैं। एक बात और इंटरेस्टिंग जो जावेद ने बात की उसके साथ ऐड कर दें कि 2018 में इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल असम्बली की 29 सीटें थी, इस दफ़ा एक बढ़ गई है तो 30 है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अब हम ज़रा अपने पैनलिस्ट का तारुफ भी आपसे करवा दें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दाहिने जानिब मौजूद प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक। ताहिर नईम मलिक साहब आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। मुज़म्मिल साहब आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बाई जानिब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर गौरी। आमिर गौरी साहब बहुत खुश आमदीद आपको। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिर शाह साहब, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। शाह साहब आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और ताहिर नईम मलिक साहब ज़रा सियासी शख्सियात की अगर हम बात कर लें यहाँ उनसे पहले छोटी छोटी बातें और बताओ ताकि ताहिर साहब उसको फुल अहाता दे सकें। जी ज़रूर ज़रूर। 2 बातें हम कल से बहुत ज़्यादा, कल से क्या रेगुलरली कर रहे हैं मगर कल हमने ज़्यादा की कि नौजवान वोटर्स कितना इम्पैक्ट डालेंगे वो मैंने आपको बताया 79% है। और उसके साथ हमने बात की जो मुज़म्मिल और साबिर साहब दोनों बात करते रहे वो कि पोलिंग एजेंट्स क्या किरदार अदा करेंगे। तो इन 4 हलकों में 5128 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें से 2252 कंबाइंड हैं और बाकी मेल और फीमेल में हैं। अगर हम बूथ्स की बात करें कि इन 5128 में कितने पोलिंग बूथ होंगे
तो जनाब 15,183 पोलिंग बूथ होंगे, मतलब 15,183 पोलिंग एजेंट्स दरकार होंगे, जिसमें से 8,076 हमें मेल पोलिंग मर्द पोलिंग एजेंट्स और 7,107 फीमेल पोलिंग एजेंट्स दरकार होंगी। एवरेज जो बन रही है इन पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स की, वो करीबन 1250-1300 के दरमियान बन रही है। तो तारिक साहब, आप चूँकि कैंडिडेट्स के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म 33 ने हमें बताया कि ख़वातीन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इन चारों अजला में करीबन 35 ख़वातीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कसूर से 12, ओकाड़ा से 9, पाकपतन से 10 और साहिवाल से 4। तो कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर 14 ख़वातीन और सूबाई असम्बली की 29 नशिस्तों पर 21 ख़वातीन मैदान में हैं। और बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो कवरिंग कैंडिडेट्स भी हैं। मगर ये जी कवरिंग कैंडिडेट्स तो हमेशा ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर जब हम फॉर्म 33 से डेटा उठाते हैं तो जो इसका भी नाम फॉर्म 33 पर मौजूद होगा, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मौजूद है, वो सारे नाम बैलेट पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अगर कोई कवरिंग कैंडिडेट किसी के हक में दस्तबरदार नहीं हुआ या उसने विड्रॉ नहीं किया अपना कवरेज, तो वो बैलेट चला गया। अब चाहे वो एक वोट किसी का खा जाए, ठीक, या 10 खा जाए। ये आपका जो दूसरा सवाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें कि जो यूथ फैक्टर हम बात करते हैं, तो यूथ को जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। अब ये जो है, इसका वोटिंग बिहेवियर कैसे डिफरेंट माजी के इंतखाबात की निस्बत होता है, उसके 3-4 फैक्टर्स हैं। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये जो इस वक्त यूथ है, ये तो हम कहते हैं कि मेजॉरिटी में एज बिटवीन 18 to 32, ये पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी पे मुश्तमिल है। दूसरा, जिन अजला का आप बात कर रही हैं, ये कसीर आबादी वाले हैं और इनका एक्सेस टू रोड और फार्म से मार्केट तक जो लिंक है वो पंजाब के और मुल्क के दूसरे रिमोट एरियाज़ की निस्बत बेहतर है। मसलन कसूर की जो कल्चर प्रोडक्शन है, ओकाड़ा की, साहिवाल की, वो लाहौर की मंडियों में इजीली पहुंच जाती है। और फिर PMLN ने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, उसका भी इसे फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, ये जो यूथ है, ये सोशल मीडिया के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं कर रहे। जो हम इससे पहले की जनरेशन थी, जो हम लोगों की जनरेशन है, वो उनके पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी। फिर ग्लोबलाइजेशन का भी इन पे इम्पैक्ट है। और तीसरा चीज़ ये कि इनमें हायर एजुकेशन की रीच भी बढ़ी है और लड़कियों में स्पेशली जो बात कर रही हैं आपकी, मोबिलिटी बढ़ी है। अब हायर, जब एक पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी तो इर्द गिर्द के अजला में पूरे गांव में एक लड़का ऐसा नहीं होता था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन अब आप देखें कि ओकाड़ा में यूनिवर्सिटी है और साहिवाल में यूनिवर्सिटी है और रीजनल कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटियों के, और मोबिलिटी बढ़ने से वहाँ उनकी रीच, वो लाहौर शहर के अंदर बहुत सारा एजुकेशन की रीच हो गई है। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से ये जो इस वक्त ये यूथ है वो माजी के मुकाबले में वो ज़्यादा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो इकॉनमी में इंडस्ट्री भी, अगर आप कसूर की बात करेंगे, उसमें एनवायरनमेंट, पोल्यूशन के भी इशूज़ हैं, लेदर इंडस्ट्री है, टेनरी। ओकाड़ा और साहिवाल में डेयरी इंडस्ट्री है और कुछ और भी जो मीट रिलेटेड इंडस्ट्री वहाँ लाइव स्टॉक की है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। तो अब देहातों में बाकायदा फैक्ट्रियों से बसें आती हैं, वो वर्कर्स को पिक करती हैं, ओवर टाइम उन्हें मिलता है। और मसलन एक बहुत बड़ा मिल्क प्लांट है जिसका 8,000 साहिवाल में मुलाजिम है और उनको ओवर टाइम मिलता है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी है और वहाँ उनका वोटिंग बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं। जो में अगर बात करें तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी, चौधरी मंजूर अहमद हैं, अब शख्सियात की ये बात करें, कसूर जहाँ बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन है और मौसीकी में, अदब में बड़े बड़े नाम यहाँ आए, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कौमी सियासत में भी बड़ा किरदार अदा किया। जो मियाँ महमूद अली कसूरी थे, खुर्शीद कसूरी हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनके वालिद, उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बड़ा रोल है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी वैल्यूएबल इनपुट थी, और वो बहुत बड़े एक इंसानी हकूक़ के और अलंबरदार थे और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स उन्होंने अपने वक्त की। इसी तरह नवाब अहमद रज़ा कसूरी के जो अहमद रज़ा कसूरी के वालिद जो नवाब कसूरी थी, जिनके मर्डर की FIR साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, उनका कसूर की सियासत में रोल था। सरदार आसिफ अहमद अली जो शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, ये 2 वज़ीर ख़ारजा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ते थे। इस दफ़ा ये बड़े नाम वहाँ नहीं है। सरदार आसिफ अहमद अली इलेक्शन नहीं लड़ रहे,
खुर्शीद कसूरी के जो ये फैमिली से हैं, बख्तियार कसूरी, वो इस वक्त पीटीआई के टिकट पे शहर की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोहम्मद वसीम के बेटे साद वसीम लड़ रहे हैं। चौधरी मंजूर वो एक लेफ़्ट के, और डॉक्टर लाल खान मुन्नू भाई के लाहौर के स्टडी सर्कल के जो ट्रेड यूनियनिस्ट की पॉलिटिक्स, 2002 में इलेक्शन हुए और वो एक इस दफ़ा वो बड़ा वर्क कर रहे हैं इस हल्के में। इसी तरह हमें जो दूसरी बड़ी शख्सियात नज़र आती हैं, एक नकई वज़ीर आला थे सरदार आरिफ नकई, और उनके मुकाबले में एक राना फैमिली, नकई जट हैं और राना राजपूत हैं, राना मोहम्मद हयात हमारे हैं, साथ आप पतो इनकी रिश्तेदारियाँ साथ के अजला में भी हैं, पतोकी में राना इकबाल जो स्पीकर रहे हैं, बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, और इन दोनों के दरमियान कंटेस्ट होता है। तो ये मंजूर भट्टो जब वज़ीर आला थे उस वक्त एक चेंज हुई थी, आरिफ नकई बने, उसके बाद उनके बच्चे अब भी कंटेस्ट कर रहे हैं। राना हयात फैमिली जो है वो नून लीग के साथ है, ये NA 134 है, और इसी में इनका कॉन्टेस्ट सूबाई और इन पैनल्स पे इधर है। और ख़वातीन कैंडिडेट की जो आप बात कर रहे हैं, नासरा मेहू हैं जो यहाँ पे मेहू बरादरी भी है जो राजपूत क्लैन है, पीपल्स पार्टी की भी वो रही हैं, कैंडिडेट रही हैं मैंने की, इस दफ़ा भी वो कंटेस्ट कर रही हैं। तो और भी यहाँ पे जमात इस्लामी और TLP के भी बहुत से कैंडिडेट हैं। तो कसूर एक ऐसा अजला है। साथ अगर आप ओकाड़ा देखें तो ओकाड़ा के अंदर भी आपको नज़र आता है कि वहाँ जिस तरह साफत का एक नाम है, नजम सेठी उनकी वाइफ, जुगनू सेठी वहाँ से मुंतखब हुई, इस दफ़ा वो नहीं कर रही, सपोर्ट कर रही, लेकिन उन्होंने कम वक्त में वहाँ मकाम बनाया। लेकिन जो बड़ी शख्सियात हैं वहाँ राव सिकंदर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, जो 2002 में जीत के पेट्रियाट में चले गए, फिर वो वज़ीर दिफा, और इसी तरह वहाँ पे मियाँ मंजूर भट्टो बरादरी, इससे पहले यासीन भट्टो थे, वो पीपल्स पार्टी के MNA थे, बाद में वो वज़ीर ख़जाना ज़ियाउल हक़ के दौर में बने। उनका कंटेस्ट होता था, मियाँ मंजूर भट्टो थे, वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, फिर वो डिफेक्ट कर गए, फिर पंजाब के वज़ीर आला बने। अच्छा, और ये इसमें ये कसूर और उकाड़ा को ज़रा पहले हम कवर कर लेते हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, इसमें हमें ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सी नशस्तों पे तो मुस्लिम लीग नून ने IPP के साथ ज़ाहिर है सीट एडजस्टमेंट की थी, लेकिन यहाँ हमें हाशिम डोगर साहब भी नज़र आते हैं। अगर हम कसूर की बात करें, उनके साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। यहाँ पर भी ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट खड़े हैं। मजमूई ज़रा एक बताइए और इसको भी ज़रा मेंशन कर दीजिएगा कि क्या इसकी ये भी वजह हो सकती है कि जब वो वज़ीर दाखिला थे पंजाब के तो उनका ज़रा लहजा सख्त था। किनका? ये हाशिम डोगर की बात कर रहे हैं जब जी हाशिम डोगर साहब से एडजस्टमेंट नहीं हुई। हाँ जी, उनके मुकाबले में क्योंकि PMLN ने राना मोहम्मद इसहाक खान को टिकट दिया है और PTI ने अजीम जाहिद को दिया है। और जो राना मोहम्मद हयात की ये बात कर रहे थे कसूर से कि वहाँ उनका और नकई फैमिली का होता था, तो इस बार नकई फैमिली उनके मुकाबले पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ठीक है ना। उनके मुकाबले पे सिद्रा फैसल लड़ रही हैं, PTI ने सिद्रा फैसल को दिया है, और वो नकई फैमिली हमें उस तरह ना कौमी या सूबाई में नज़र नहीं आती। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शहबाज शरीफ कसूर से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये मलिक अहमद खान के ऊपर एक सेफ सीट है, ओके। टेक्निकली ये सीट मलिक अहमद खान इसके नीचे MP हैं, उनकी अपने MNA से बनती नहीं थी। आप मेरी बात समझिए ना। एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि जो लोग कसूर जाते हैं लाहौर से, जहाँ तक उनकी बस गई हुई है नहीं बस है गजुमते तक, मैंने कहा था रास्ते में लोग जाते हैं। ये ऐलान किया है, ऐलान किया गया है। असल में अभी वो जो बस है वो वहाँ तक है जहाँ से शहबाज शरीफ अभी इलेक्शन लड़ते हैं कानाम से ना, उनके हल्के तक। अब चूंकि वो कसूर से भी लड़े हैं तो उन्होंने कहा कि ये बस कसूर तक भी ऐलान कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया अपनी इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन शहबाज शरीफ का यहाँ से लड़ना का मतलब है कि ये सीट बाद में खाली होगी, ठीक है ना। और यहाँ बड़ी डेवलपमेंट कराई है उन्होंने थे, और मलिक अहमद खान ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, तो ये शहबाज शरीफ यहाँ से लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो हमें यहाँ पे नज़र आता है वो पुराने कन्वेंशनल कैंडिडेट हैं, मतलब वसीम शेख के बेटे साथ वसीम शेख पुराने कैंडिडेट हैं, और PTI के भी मकसूद साबर अंसारी वहाँ पुराने कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, अंसारी वगैरह। और कसूर में ही PTI के हुसैन डोगर साहब हैं, वो भी पुराने कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई नए कैंडिडेट हैं, उनके जो शहबाज शरीफ के मुकाबले पे लड़ रहे हैं। और जो लखवी साहब को टिकट दिया है PTI ने, तो ये वहाँ पे एक वोट, आपको याद है मोइनुद्दीन लखवी भी वहाँ से इलेक्ट हो जाया करते थे कसूर से, और वहाँ एक अहले हदीस वोट अपनी जगह हमें एक पॉकेट सी नज़र आती है उनकी।
तो पीटीआई ने उनको टिकट दिया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कसूर में से हमें वहाँ से कई फैमिली गायब मिलती है, जो बड़ी फैमिली थी, जो कसूरी फैमिली की भी हेजमनी हमें कसूर से ख़त्म होती नज़र आई है। एक दौर में कसूरी फैमिली की भी बहुत हेजमनी थी कसूर में। सरदार आसिफ अहमद अली भी पॉलिटिकली आउट होते नज़र आए हैं और नए प्लेयर्स आपको कसूर में इस वक्त इन होते हैं। हाँ, राना फैमिली ने, जो राना हयात और राना इकबाल खान हैं, उन्होंने अभी पीएमएलएन में अपना होल्ड कायम रखा है, अपनी सीटें भी रिटेन रखी हैं और उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो नज़र आती है। उनके मद्दे मुकाबल जो लोग थे कसूर में, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग हमें वीक होती नज़र आती है, चाहे वो नकईज़ हों, चाहे कसूरीज़ हों, चाहे वो और हों। तो इस तरह ये हमें पॉलिटिकल ट्रेंड तो कसूर में नज़र आता है। तो लेकिन इसी तरह अगर आप उकाड़े पे आ जाएं तो उकाड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पीएमएलएन का भी। लेकिन इस दफ़ा जो वहाँ सबसे बात है, मियां मंजूर वट्टू का जो पूरा ग्रुप है वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है। ठीक है, उनको पीटीआई से टिकट नहीं दिए गए थे, हालांकि वो पीटीआई में थे। खुर्रम वट्टू, उनके बेटे जो थे वो पीटीआई में थे, खुर्रम वट्टू, और वो उनको जब पहली दफ़ा पीटीआई ने टिकट अनाउंस किए थे 14 मई वाले इंतखाबात के लिए, तब भी नहीं दिए गए थे। और वो फिर अब इस वक्त अपने एक आज़ाद ग्रुप की हैसियत से लड़ रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि मंजूर वट्टू का जो आज़ाद ग्रुप है वो पीटीआई को डेंट डालता है या पीएमएलएन को डेंट डालता है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से उन्होंने सियासत तो पीटीआई की है। पीएमएलएन की सियासत मंजूर वट्टू ने 90s में की है, उसके बाद उन्होंने नहीं की है, वो अलहदा हो गए थे 90 में। तो इसलिए अगर मंजूर वट्टू का ग्रुप उकाड़े में जो 2-3 सीटों से लड़ रहा है, वो उन सीटों पे वो पीटीआई को डेंट डाल रहा है, तो फिर वहाँ पीटीआई को नुकसान होगा। और अगर वो कहीं और डेंट डाल रहा है तो फिर ये मलिक साहब हमें बताएंगे कि वो किधर डेंट डाल रहा है। ये मेरे ख्याल डिस्कशन साबिर साहब की तरफ लेके जाते हैं। साबिर साहब, आपने इन दोनों से एक ओवरव्यू सुना है, मैं इस ओवरव्यू में आप जो ऐड करना चाहें, एक मेरा सवाल है, ये जो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कंटेस्ट करने का कॉन्सेप्ट है, चूँकि आप अप टू 5 कर सकते हैं, फेयर इनफ, ये एक कैंडिडेट की तो अपनी सेफ्टी वैल्व हो सकता है, मगर आपको ये नहीं लगता कि जो आवाम है उस हलके की, उसके साथ बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि उसने वोट दिया कि फॉर एग्जांपल एक बड़ी शख्सियत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बिलावल हो, कि जी हम इसको दे रहे हैं क्योंकि हमारे हलके में बेहतरी आएगी, आवाम कनेक्ट्स, एंड देन यू अबैंडन देम। और आवाम फिर यही पूछते हैं, उनको ये भी उनका आवाम का एक बयानिया होता है कि जी आप तो बाहर से आए हुए कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर आपने उनके पीछे कहाँ कहाँ घूमना है। हम जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना जी, तो बड़ा अमूमी सा ओवरव्यू दे देते हैं। जो 2 काम होने वाले हैं, एक आपने इशारा किया, एक टिकट से एक जगह से ज़्यादा लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का भी पैसा खर्च हो रहा होता है, एब्सोल्युटली वक्त ज़ाया हो रहा होता है, वर्किंग आवर्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अफेक्ट होते हैं जिस जगह पे इलेक्शन हो, और आवाम के साथ भी जैसे आपने फरमाया कि हक तलफी होती है उनकी। दूसरा जो काम होने वाला है वो कैंपेन फाइनेंस लॉज का है। पता लगे डोनेशन कहाँ से आई है, लॉबिंग का पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से माल पकड़ा कैंडिडेट, जो कि कैश इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंट नहीं होती। ये सारे वो काम है, जब होंगे तो इससे यकीनन एक टाइम आएगा कि करप्शन में कमी होगी, लेकिन इस पे सारे खामोश हैं और एक जाली किस्म का कर देते हैं कि 10 लाख में तो जनाब गली का इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। आप रियलिस्टिक फिगर क्यों नहीं देते? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये भी कभी बहस होगी, मैं इस पर लिख चुका हूँ, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। बहुत सारे मुल्कों में विजन है, इस पे भी रखें कि कितने वोट हों तो इस आदमी को इलेक्टेड तस्वुर किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पता तो लगे कि कितने आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पॉपुलेशन या जो वोटर रजिस्टर्ड है अगर वो 3.5 मिलियन है तो पता तो चले। मैडम काम ही नहीं करते। इलेक्शन कमीशन, एक मुसलमान इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे इंडिया में, कुरैशी साहब, उन्होंने जो वहाँ पे यार्ड स्टिक सेट की हैं इंडिया के अंदर, मैंने आपको बताया था कि 91 करोड़ 20 लाख वोटर है वहाँ पे। जी जी, 67% पिछला टर्न आउट है। आपके यहाँ कभी 59% से ऊपर ही नहीं गया। वहाँ लॉ है वैसे, 2 से ज्यादा नशिस्त पे नहीं लड़ सर, एक और लॉज देखने वाले हैं कि ये DPOs, ACs, DCs, मैजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स, with a stroke of pen, the election commissioner can transfer them, he can post them, he can repost them.
कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट करवाती है इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ही करता है। आपने कुछ सीखना है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में तो सीखिए, यहाँ से सीखिए। मैंने फिर कहा कि अब वहाँ भी क्रिमिनल्स की जो तादाद है, नॉन क्रिमिनल्स के बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं चूँकि कसूर की पैदाइश हूँ, आपको थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि आपको बाबा बुल्ले शाह साहब का तो पता है। हाँ जी बिल्कुल। मैडम नूरजहां, मैडम नूरजहां, इरशाद हकानी साहब हमारे एक साफी होते जी, थे, बहुत और यूसुफ खान साहब फिल्म एक्टर। बहुत बड़े नाम है। अच्छा, जनरल मुशर्रफ यहाँ पे खेमखरन के महाज पे लड़ चुके हैं। ठीक। फिर यहाँ पे आप, मैंने अर्ज किया कि सड़क की दूसरी तरफ देखें तो बाबा कमाल चिश्ती साहब का मज़ार, ये बहुत बड़े वली हैं, बहुत पहाड़ी के हिल टॉप पे, इसके ऊपर जाइए फातिहा पढ़ने तो असल कसूर वहाँ पे ज़मीं बोस है। अच्छा, असली कसूर जो है ज़मीं बोस है, वाह, वो आपको नजर आ जाएंगे आसार वहाँ पे, शहर जो ज़मीन बोस होते थे। असल कसूर वो है, ये कसूर रिलेटिवली न्यू है। आप इसको जानते हैं नकई के हवाले से, राना हयात के हवाले से, कसूरीज के हवाले से। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिलसिला है कसूर का, और ये पूरा इंडिया कसूर को जानता है खेमखरन की वजह से और गंडा सिंह वाला बॉर्डर की वजह से। पंजाब का आखिरी जी हल्का हाँ, है इसमें। और मैं सिर्फ पाकपतन पे बात करूं, हिंदुओं का गढ़ था, बाबा फरीद की बस्ती है, यहाँ 1173 में पैदा होते हैं, 1265 में फौत होते हैं। और आलम यह है कि वक्त के बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उनसे की, जब वो जेवरों से लदी हुई आई, फ़कीरों में बांटी, और प्रेडोमिनेटली हिंदू इलाका। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इस मुरीद ने अपनी बीवी का सारा जेवर गरीबों में बांट दिया था। इस्लाम किरदार से फैला हुआ है, तकरीरों और लाउड स्पीकर से नहीं फैला। चलो, मैं समझता अभी हूँ हमें ये शाह साहब की बड़ी अच्छी इंसाइट है। सिर्फ ये तारीफ ये करना चाहता हूँ कि इन मौजूदा शख्सियात के अलावा जो आप हिस्ट्री का राउंड अप देते हैं वो भी हमारे नाजरीन ये बहुत चलो बड़ी ठीक है। बात आमिर गौरी साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन एक ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा दें कि जो उकाड़ा के अवाम हैं उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या तवक्कुआत लिए बैठे हैं इन इंतखाबात से। तो आप वो देखिए और उसके बाद एक ब्रेक और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन के सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट मार्ज़ वजूद में आएगी, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर उनको हल करेगी। वोट हमारा बना हुआ है और हमने वोट भी डालने जाना है, और जिस पार्टी को हमने वोट डालना है उसका हमने मशहूर भी पड़ा है, और उम्मीद है वो पार्टी कल कामयाब होकर हमारे मसले मसाइल हल करेंगे। मैं सियासी जमातों के मंशूर को अच्छी तरह मैंने पढ़ लिया है, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जो भी हुकूमत बनेगी वो आवाम को महंगाई जैसी बहुत सी मुसीबतें जो हैं उनसे निजात दिलाएगी। मेरा वोट बना हुआ है और मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ को ज़रूर कास्ट करूँगा, और आइंदा आने वाली हुकूमत से मुझे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह ये आवाम जो महंगाई में पिस रही है, मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं, और मुझे आने वाली हुकूमत से यही तवक्को है कि वो इस आवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैंने उनके मंशूर का बगौर जायज़ा लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तमाम जमातें पाकिस्तान को इन दरपेश मसाइल से निकालने के लिए पुरज़्म हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान बाय लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करेगा, और पाकिस्तान इस पूरी दुनिया के अंदर एक अजीम मुल्क बन के उभरेगा। मैं बतौर पाकिस्तानी अपना वोट ज़रूर कास्ट करूँगा, और मैं अपना वोट कास्ट करके ये उम्मीद करता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि वो मुल्क के जो दरपेश मसाइल हैं, आवाम को जो दरपेश महंगाई के मसाइल हैं, उससे ज़रूर निजात दिलाएंगे। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की।
आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक वोट पाकिस्तान। आप सुन रहे थे हमारे ज़बरदस्त से माहिरीन से कि हम जिन 4 अजला के बारे में आज डिस्कस करें वहाँ क्या हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले साबिर साहब बात कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म की, इंतखाबी रिफॉर्म की, कैंपेन फाइनेंस के हवाले से। तो आमिर आपकी तरफ क्वेश्चन, आप उसी पर उस डिस्कशन को आगे तो लेके जाइए, मगर मैं एक ऐड करना चाह रही हूँ कि जो बात की कि कैंपेन फाइनेंस में एक हुकूमत का बड़ा खर्चा होता है, उसमें जिस हल्के में लेट से 33 लोग लड़ रहे थे और उसमें एक बड़ा लीडर जीत गया और वहाँ पर दोबारा होते तो उन जो कैंडिडेट्स हैं एक उनका भी बहुत खर्च। बहरहाल 2018 से अब तक इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो विंग बनाया है, क्योंकि ये 2018 की जो रिपोर्ट की तजावीज़ थी जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कमेटी को दी गई, उसके बाद अब सिंगल नोट सिस्टम है जहाँ पर स्टेट बैंक और बैंक्स वगैरह से कनेक्ट करते हैं कि आपके कोई कर्जे वाजिबुल अदा तो नहीं, कोई ऐसी फिनेंशियल इरेगुलरिटी हो। 10 लाख से ऊपर आप सिंगल अकाउंट है जिसमें आप कैंपेन फाइनेंस बनाते हैं, और 10 लाख से ऊपर अगर आपको कोई डोनेशन देता है तो आपको उसकी रसीदां दिखानियाँ पैंदियां ने। फौजिया देखें, मैं उन बेवकूफ़ लोगों में से हूँ जिन्होंने चंद उन ममालिक में भी इलेक्शन जो है कवर किया है जिन्हें हम डेमोक्रेसीज कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यकीन करें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जिसको हमारी ख्वाहिश है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म हो और लोग जो वादे करें वो अपने पूरे करें, वो देख के शर्म आती है। इस वजह से कि देखें ना, थोड़े अरसे पहले जिस वक्त अभी ये सारी पिछली हुकूमत जो है वो रैप अप हुई है पीटीआई की, और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उससे पहले आप ये समझिए जिनको हम ये कहते हैं कि इंटरम इलेक्शंस थे, ज़िमनी इंतखाबात थे, तो बड़ी हवा चली कि जी सारी की सारी पीटीआई सीटें जीती। तो हम पीटीआई के दोस्तों से कहते थे, और वो बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं, मतलब सारे अमेरिका इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, क्या मेरी बात सुने, अगर फ़र्ज़ किया आपका लीडर जो है ना वो पाकिस्तान की 266 सीटों से खड़ा हो जाए तो देयर इज़ एन आउटसाइड चांस कि वो 266 की 266 जीत जाए, लेकिन उसको चंद दिनों के अंदर वो सारी की सारी छोड़नी पड़ेगी, रखेगा तो एक ना। तो जिस तरह साबिर कह रहे थे ना, कितनी दफ़ा वो साइकिल चलेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है विच शुड बी बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड नाउ, जो चीज़ें थोड़ी बहुत शिकायतें रह गई हैं उनको सॉल्व करे, और बाकी मतलब अगले इलेक्शन के लिए जो है वो एक तरह की 2 साल के लिए तो बेसिक नींद जो है उसको नींद आ जाए, कोई मसला नहीं है, अगर कोई खुदा न खास्ता उसको दिमाग में ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाना पड़ता। लेकिन ये जोक है उन लोगों का जो ये कहें कि जी हम ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, हम हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, हम येल से पढ़े हुए हैं, हम बर्कली से पढ़े हुए हैं, और उसके बाद ऐसी हरकतें करें, ठीक है ना। कि अगर आपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से जाके वादे किए हैं, कितने ही झूठे वादे हों, एटलीस्ट अगले 5 साल में उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो सही, उनसे पूछें, या एटलीस्ट वो लोग इनसे पूछ लें कि भाईजान आप पहचाना नहीं, तो इस्तीफा देते वक्त भी नहीं पूछा जाता। मैं वही कह रहा हूँ, वोटर ने 5 साल के लिए इलेक्ट किया, लीडर ने डिसाइड कर लिया कि एन ब्लॉक हम रिजाइन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये देखें जिस तरह साबिर ने जब नोटा की बात की ना, तो मैं कहा नहीं हमारे यहाँ तो नोटा में एन की जगह एल है ना, तो उसमें मतलब सारे वो जो लोटे हैं उनकी कोई यकीन करें मॉरल करेज नहीं है, पॉलिटिकल करेज नहीं है, सोसाइटल करेज नहीं है, सोशल करेज नहीं है। और उस सूरत में ये देखें ना कि पिछली दफ़ा अगर मैं उससे इसका तकाबली जायज़ा किया जाए कि 2018 में जिस वक्त एक पार्टी के लिए वो ये समझ रहे थे कि उनके लिए इस मुल्क के अंदर जो है ना वो बाद सबा चल रही है, दूसरी पार्टी कहती नहीं हमारे लिए तो बाद समूम ही चली है यहाँ पे। इन अजला में नून जो है बावजूद कि हवा चल चुकी थी, जिससे हमने कहा था ना एक पिछले प्रोग्राम में कि इन इलाकों जहाँ तक आप गए हैं इनसे आगे जो है ना मामला, वहाँ पे जो वादे हैं वो बदल जाते हैं, हम आपको नया सूबा दे देंगे, ठीक है ना। इन्हें पता है ये सूबा नहीं देंगे, इनकी मतलब पॉलिटिकल जो है लाइफ वो एंडेंजर्ड हो जाती है, लेकिन जाके उन्होंने नारे बेचे वहाँ पे, एक जल्दी से पार्टी बना दी, ठीक है ना, कि जी हम लैंग्वेज की बेस पे एक सूबा बनाएंगे। तो उस वक्त भी हम कहते थे कि भाई ऐसे करें 4 की जगह आप 24 बना लें सूबे, लेकिन पहले ही बताएं, सारे बैठ के एडमिट करें कि आप 4 सूबे नहीं चला सके, और फिर हमें इम्प्रेस करें कि आप 24 कैसे चलाएंगे। इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो एक ज़िला नहीं चलने दे रही।
अगर आपने लोकल टैक्सेशन खड़ी करनी है तो उन अजला की इकॉनमी डेवलप नहीं हो रही, उनके अंदर जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप जिस तरह कहते हैं यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो उकाड़ी की जगह मैं कह रहा हूँ छोटे गाँव में पीर महल में पहुँचा दें, लेकिन क्या पीर महल जो है कल को अपने ग्रेजुएट्स को पीर महल में रोक सकेगा? नहीं। अगर उन्होंने डिग्री लेके लाहौर, कराची, पेशावर और उसके बाद दुबई जाना है तो फिर तो ये शर्मनाक बात है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो सिटी एंड टाउन प्लानर्स हैं उनको अपने सिटीज़ प्लान नहीं करने आ रहे, उनको इकॉनमी प्लान करनी नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ झूठे नारे देने चाह रहे। आप इनके रिजल्ट्स देखें कि जिस तरह आपने जो जिक्र किया ना कि अगर फ़र्ज़ की गुजर गई है, मैं नहीं कहता कि कल को लोग हमें कहेंगे कि जनाब हो सकता है हम कि किसी एक पार्टी का एजेंडा पुश कर रहे हो, लेकिन आप देख लें सिर्फ इस वजह से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साबिर को हिस्ट्री भी अपना पता होती है, इसने अमरीकी हिस्ट्री भी जो है ना, मेरे साथ एक दफ़ा बैठा हुआ था तो वो परेशान हो गए थे अमरीकी डिप्लोमेट भी कि भाईजान आप यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, कि जितनी दो जंगों, बड़ी जंगों के दरमियान जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है अमेरिका में, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है उसको किक स्टार्ट दिया गया था, इस मुल्क के अंदर भी जहाँ जहाँ गुजरी हैं, मैं यहाँ मिसालें नहीं देना चाहता, वो बिल्कुल एक पार्टी का जो है वो प्रोपेगेंडा लगेगा, लेकिन सवाल यही बनता है कि अगर फ़र्ज़ के ये सारे लोग जो हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत अभी एग्रीकल्चर चल रही है वो भी तबाह हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, उन शहरों को बताया जा रहा है कि आपको जो है ना हाउसिंग कॉलोनीज़ की ज़रूरत है, आप 1 कनाल 2 कनाल 8 कनाल के घरों में रहें, फार्म हाउस बनाएं, उसका क्या होगा कि उसके आसपास की ज़मीन जो है इंतहाई एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड ख़त्म होती जाएगी। और ये सारे लोग जो हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, इनकी जो मैं ये कहता हूँ जो सियासी बसीरत है वो इतनी कम है कि दे बिकम पार्ट ऑफ दैट कार्टल, कि हमारे शहर जो हैं वो इस तरह तबाह हों कि उसके आसपास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आबादियाँ रह जाएं और उसके बाद एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ी बात आखिरी कि किस कदर शर्म की बात है कि जिस वक्त हम स्कूल में गए थे तो हमें बताया गया था कि ये मुल्क 75% का एग्रीकल्चर मुल्क है। मैं कहता हूँ 40% का ही रह गया हो, लेकिन अगर हमने गंदम उन मुल्कों से ख़रीदनी है जो जंगें लड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर हमारी दालें कहीं और से आनी हैं, हमारे प्याज टमाटर कहीं और से आने हैं, ठीक है ना, एक इंडस्ट्री हमारी है नहीं, तो मेरा ख्याल है कि अगले जो भी हुकूमत बनेगी ना उसके अंदर जो लीडरशिप है उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो बाकी सारों को भी बताए कि अगर तो आपने पॉलिटिकली एग्जिस्ट करना है तो फिर आपको अवाम के लिए, अभी तक फिर मैं वो बात करता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो मुसलसल अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके लिए कितने अहम हैं, हालांकि होना बिल्कुल इसके रिवर्स चाहिए कि अवाम जो है ना वो अहम है इन लोगों के लिए जिसकी वजह से इनकी बादशाह चल रही है। ये साबिर शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम बहस को उसी तरह जो आपने नुक्ता उठाया है, वन लाइनर मैं कमेंट इसमें देना चाहता हूँ कि बड़े इन्होंने ये थॉट प्रोवोकिंग बात की कि देखिए ये एग्रीकल्चर ब्रेड बास्केट है पंजाब की एरिया, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल। अब यहाँ हमें 60s में नज़र आता है कि किसान कॉन्फ्रेंस टोबा टेक सिंह हुई, अब यहाँ किसानों की मौसर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है वो भी एक वहाँ की बड़ी एक सिर्फ एक फिक्रा चेंज किया है, ये जो बार बार मिसाल देते हैं ना कि इन मुल्कों से सीखना चाहिए। मतलब वी वर अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, द मोमेंट आपने वाघा क्रॉस किया है उसके बाद आप वाघा से लेके और आप जालंधर तक चले जाएं, दरम्यान में अमृतसर भी आता है, कहीं इजाज़त नहीं है आपको सड़कों के किनारे आबादियाँ क्रिएट करने की, ग्रीन फील्ड्स हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाईजान आपने यहाँ पे ये हरकतें नहीं करनी, ठीक है ना, आपको जितनी सब्सिडीज़ चाहिए वो ले लें, आप खाद ले लें, पानी ले लें, बिजली ले लें, ये ले लें, वो ले लें, कर्जे ले लें, लेकिन आप ब्रेड बास्केट रहेंगे और आप यहाँ यही उगाएंगे। और उसी वजह से उनकी पॉलिटिक्स में उनका जो आपने पिछली दफा देखा रोल है। अच्छा, वेरी ब्रीफली पहले तो आमिर गौरी साहब की इस बात को आगे बढ़ाऊं, जो ही आप वाघा क्रॉस करते हैं सड़क के रास्ते, आप तकरीबन 22-23 किलोमीटर के बाद अमृतसर पहुंच जाते हैं, गोल्डन टेम्पल। अमृतसर, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जलंधर, ये फूड बास्केट क्यों है? एक तो इन्होंने बताया कि वो कंक्रीट का जंगल नहीं उगा हुआ, किसान क्यों खुशहाल है? हुकूमत ने उसकी मदद की, रेफ्रिजरेशन सेंटर्स बना दिए, वेजिटेबल और फ्रूट पेरिशेबल आइटम्स हैं, एक्सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर पाते, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इंश्योरेंस बहुत महंगी है, उन्होंने उसके डोर स्टेप पे सब कुछ पहुंचा दिया, रेफ्रिजरेशन कर दी, उनकी लाइफ बच गई। अच्छा, अब दूसरी बात है, आप ये डिसीट और डिसेप्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आप कभी 2002 से 2007 तक परवेज़ इलाही ने जो अपने कारनामे बताए थे, उनमें एक कारनामा क्या था कि मैंने 35,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें बनाई। भाई आपने कहाँ बनाई और पिछलों ने कहाँ बनाई थी? हुआ ये है कि क्रेडिट उसको देना चाहिए जिसने बनाई थी, जिसने खड्डे उसके जो हैं वो भरे या कारपेटिंग की, उसने भी उस सड़क का क्रेडिट ले लिया, डुप्लिसिटी हो गई। फिर कहाँ बनाई, किसकी ज़मीनों से गुजरी थी सड़क? मेरी, उससे तो मुझे फ़ायदा हुआ।
गुजरना इसको वहाँ से चाहिए था। जिस तरह मोटरवे के अंदर बहुत बड़ा रफड़ है 90-100 किलोमीटर का, कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कहीं से फ़ायदा दिया गया। अब फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क होना चाहिए था ना आइडियली। स्कूल उसके साथ आता है ना, तालीम शऊर फिर आता है, क्राइम फिर कम होता है, गुर्बत फिर कम होती है। फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा? ये जो आड़ती है ना मिडलमैन, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के बावजूद इसका रोल ख़त्म नहीं हो रहा। चौके ख़त्म नहीं हो रहा। किसान 2 रुपए किलो आलू बेचता, मुझे 6 रुपए का मिलता है। अगर वो रोल ख़त्म हो जाए मुझे 4 का मिलेगा। महंगाई कम हुई, रोल क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? आड़ती फाइनेंसियर है सर, आड़ती पैसा लगाता है इलेक्शंस के ऊपर। आड़ती उतना ही इन्फ्लुएंशियल है जितना पटवारी है और थानेदार है इन इलाकों का। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है ये गुफ्तगू करते हुए। आड़ती पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंसर है, वेरी इन्फ्लुएंशियल। बाजार इकोनॉमी कंट्रोल फाइनेंसियर, बाजार अंजमन ताजरान है, अंजमन फाइनेंसियर। पॉलिटिशियंस का फाइनेंसियर वही है ना, आड़ती है। इन इलाकों में पॉलिटिशियन का फाइनेंसर आड़ती है। वन ऑफ द मेन ये है। उसके अलावा बदमाश हैं, नो गो एरियाज वाले जो इलाके हैं, जिस तरह आपके पंजाब में है। ज़रा मैं लाहौर से बाहर निकलें तो शेखुपुरा पे कुछ सड़कों पे आप और मैं सांग लाइल जा ही नहीं सकते, लुट जाएंगे मगरिब के बाद। अब वो किसको पैसा दे रहे हैं? वो अब ऐसा नहीं है, अब नहीं, आज भी है, आज भी उकाड़े में मेरे साथ चले हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ठीक मैं है, जाता हूँ, कह रहा हूँ मैं रात को भी आ जाता हूँ सांगले से। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा था बड़ी देर से, मैं इन्फो भी ऐड करना इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहूंगा कि उसको भी जरा बहस में लाएं, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था कि जाहिर है इलेक्शन कमीशन की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं और बहुत से कवानीन में, अभी जैसे आमिर गौरी साहब फरमा रहे थे कि वो जाहिर है अभी तो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अरसे बाद, वक्त बाद फिर बहुत सी चीज़ों में कवानीन बदलने चाहिए, ये होना चाहिए। यही जो पैसों की आप बात कर रहे थे, जी बिल्कुल, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन हमने ये रवैया भी तो देखा ना कि असम्बलियाँ इस्तीफे दे दो, असम्बलियाँ छोड़ दो, वक्त से पहले छोड़ दो, महज इस बात के लिए कि मरकज़ में हुकूमत ख़त्म हो गई तो एक असम्बली को भी फारिग कर दिया, दूसरी असम्बली को भी फारिग कर दिया, वक्त से पहले फारिग कर दिया, और फिर उसके बाद कहते रहे कि जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन। यानी फिर इलेक्शन होगा, फिर अगर वो जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो फिर इस्तीफे देंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये रवैया भी बड़ा अहम नुक्ता है। मैं ये समझता हूँ जी, आप मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। हाँ, आप दोनों दे, इसको मैं आपको 2 फैक्ट्स एंड फिगर दे देती हूँ। नंबर 1, एक जो 33 बाई इलेक्शन हुए थे, तब मैंने लिखा भी था इसके ऊपर। आपको पता है 9675 पोलिंग स्टेशन थे। इलेक्शन कमीशन का एक पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ कंडक्ट कराने का टोटल खर्चा 1.43 मिलियन था। देख लिया, 13.84 बिलियन रुपया इलेक्शन कमीशन ने उन पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टाफ, सिक्योरिटी मटीरियल पर खर्च किया। इसके अलावा 4 मिलियन MNA की इलेक्शन लड़ने की हद थी, 33 वो थे, एक भी लगाए ना तो 132 मिलियन रुपया उस इलेक्शन को कंडक्ट करने में खर्च किया गया। तो ये इतना सिंपल नहीं है जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ मनी दैट गोज इन। और दूसरी बात ये कि हमें ये भी पता करना चाहिए कि वो टैक्स देते हैं कि नहीं देते। ये एक अलग बात है, मगर ये वाली बात तो मैं टैक्सेबल इनकम की आपको बात कर रही हूं। कैश इकोनॉमी की बात कर रही हैं आप, आपको पता है कि कैश इकोनॉमी। अच्छा, अब हम ये देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। जी, ये प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, और हम अक्सर कहते हैं कि हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कोई फैसला ड्राइंग रूम में पार्टी लीडर कर दे तो सब उसको मानने के पाबंद हैं, बेशक मुशावरत हुई हो या ना हो। मैं समझता हूँ जब तक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के अंदर टिकटों की तकसीम का कोई ऐसा वाज़ेह निज़ाम नहीं बनाता कि जो लोग आप अपना मतलब उकाड़े के NA 74 से किसने इलेक्शन लड़ना है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये वहाँ के वर्कर ने डिसाइड करना है या मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड ने डिसाइड करना है। आप मेरी बात समझें, अगर तो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड ने डिसाइड करना है फिर फैसला भी उसका चलेगा, और अगर वहाँ के लोगों ने डिसाइड करना है तो फिर फैसला भी वहाँ के लोगों का चलेगा। हमारे यहाँ चूँकि सियासी जमातों में टिकटों की तकसीम का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, और वो लीडर के हाथ में वाइल्ड कार्ड की तरह है। जिस तरह वाइल्ड कार्ड होता है ना, जिससे आप पूरी गेम उल्ट देते हैं, ये टिकटें भी वाइल्ड कार्ड है ना। आपका दिल चाहे आप अपने टॉप लीडर को टिकट ना दें, उसकी बनती भी हो तो ना दें, मर्जी है ना मुजम्मल। अच्छा, ये मर्जी ख़त्म होनी चाहिए ना सियासी जमातों में। दुनिया भर में जिन जमहूरियतों की आप मिसाल दे रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम कहते हैं जी वहाँ से सेनेटर कौन लड़ेगा, इसका फ़ैसला कोई वाशिंगटन में बैठी तो
डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकता कि ओहायो से सेनेटर कौन लड़ेगा, ओहायो के डेमोक्रेट्स फैसला करेंगे। तो जब तक इलेक्शन कमीशन दो चीज़ें नहीं कर पाता, एक तो हम वो बंदर के हाथ में उस तरह दिन ही बात है, जब हम सियासी पार्टियों की और इनके रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम इसको बजरिया पार्लियामेंट करने की कोशिश करते हैं। वो आप मतलब अपना रिफॉर्म्स को खुद कैसे कर सकता है, तो ये तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कि वो इलेक्शन एक्ट रिफॉर्म्स कर सके। क्योंकि हमने पीछे एक और भी तो बड़ा अजीब काम देखा ना पाकिस्तान में, कि जब केपी में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ तो उसके नताइज के बाद गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि ये इलेक्शन की रूह के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल, लेकिन आपने ऑर्डिनेंस जारी करके जलसे जुलूस और तरक्याती फ़ंड देने शुरू कर दिए। 90 दिन का ऑर्डिनेंस चलाया, दूसरा मरहला जीता और वापस आ गए। जी ताहिर साहब, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम में हम जो गैर रवायती गुफ्तगू करते हैं और बहुत ये इंसाइटफुल बात है कि इस पे बात करें। अब ये जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, ख्वाहिश है, और ये सारा जो सवाल आपने जावेद साहब किया कि क्या मेरी कमिटमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है कि मैं उस ईवान पार्लियामेंट में जाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ज़बरदस्त कैंपेन करता हूँ। वंस जब मैं इलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरी आप हाज़िरी निकाल लें, मैं वहाँ मुसलसल गैर हाजिर रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं। ये मैंने खुद इख्तियारी एक जॉब की है, एक जॉब के लिए मैं अवेलेबल हूँ। फिर मेरे लिए मेरा बिज़नेस इंपॉर्टेंट है, फॉरेन टूर इंपॉर्टेंट है, और पार्लियामेंट का इजलास इंपॉर्टेंट नहीं। ये कैसी बात है। दूसरा फिर आप दोनों का देख लें, ये यहाँ डाटा भी फाफन रिलीज़ करता है कि कितना मियाँ नवाज़ शरीफ और इमरान खान पार्लियामेंट को अटेंड करना सबसे कम इन लोगों ने किया। क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं बैठते। हमारे जो नुमाइंदे हैं, कोरम 40 मेंबरान भी नहीं होते, फिर जो बैठते हैं वो उसमें अक्सरियत लोग गुफ्तगू ही नहीं करते, कोई पॉइंट नहीं रेज़ करते, ना उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की पार्टी को ट्रेनिंग देती है। जो पहली दफ़ा मुंतखब होकर आ रहा है उसको आप एक दिन की वर्कशॉप में ये तो बताएं कि तरीके इस्तेहकाक क्या है, मोशन किस तरह मूव करनी है, कमेटीज़ में कैसे जाना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये फ्लॉड है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए हमें। और दूसरा आपने बड़ा वैलिड किया, ये मैंने उस वक्त भी लिखा कि आपको एक 5 साल के लिए मुंतखब किया और आपने जो आपका एक आदमी के हाथ में डिसीजन है कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, वो उसमें वोटर फिर मैटर ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो आदमी है वो तो आवाम है और वो वोटर है जिसने आपको मुंतखब करके 5 साल के लिए भेजा। तो जिस तरह असम्बली तोड़ना एक आमराना रविश है, इसी तरह बग़ैर राय लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट से असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना भी आमराना रविश है। और तीसरा ये कि आपने 1 करोड़ आबाद कर दी इलेक्शन कमीशन की, यानी इस अक्सरियत अवाम नायल हो गई असम्बली में पहुंचने के लिए। इस मुल्क का मजदूर, किसान, मेहनत कश, तालिब इल्म और अवाम जिसे हम कहते हैं, जिसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो करोड़पति होगा तो इसमें इलेक्शन। तो ये एक लार्जर डिबेट है। जर्मनी के अगर आपको कवानीन की साल दूँ कि मेंबरशिप चंदे के ज़रिए, आप मेंबर नहीं, पार्टियाँ जो मेंबरशिप शो करती हैं, जो बंदा चंदा नहीं देता मंथली वो मेंबर नहीं हो सकता। फिर स्टेट उसको मेंबरशिप के लिहाज से ज़मीन देती है, ठीक, फिर उसके जो ओहदेदार हैं उनको। तो ये सारा निज़ाम जो है, मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मैं जैसे टिकट दूं, ठीक है, और ये मेरे हाथ में, ये भी एक डिस्क्रिशनरी ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाना है। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। ताहिर नईम मलिक साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको बताएंगे कि पाक पतन के जो अवाम हैं उनकी इन इंतखाबात से क्या तवक्कुआत हैं। तो आप वो देखिए और उसके बाद एक ब्रेक और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। भाइयों ने जेड़ा असी गरीब आदमी रिक्शा चलाने हैं, असी उन्होंने वोट देवांगे जेड़ा साडा सोचेगा। इंशाअल्लाह उन्होंने वोट देवांगे जेड़ा साडा सोचेगा, गरीबां दा सोचेगा, मंगियाई तोड़े साडे ते। असी तां आने साडे वास्ते हुक्मरान हो आवे जेड़ा साडा कोई ध्यान करे, गरीबां दा रिक्शियां वास्ते भी सहूलत हो जाए। जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात 2024 होने जा रहे हैं, तो पाकपतन के जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवारान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने मंशूर में पाकपतन के जो मेजर मसाइल हैं, अहम मसाइल हैं, उनको सरफहरिस्त रखें। पाकपतन जनरल इलेक्शन के बारे में कहने जी, जो साढ़े वास्ते कोई अच्छा बेहतरी करेगा, साढ़े पाकपतन वास्ते बेहतरी करेगा, साढ़े स्कूल बच्चों की स्कूल हैल्थ के वास्ते बेहतर करेगा, असं वोट उन्होंने देंगे। बाकी वोट एक तुहाडे कोल मानत है, तो इंशाअल्लाह असं उन्होंने देंगे जो साढ़े ज़मीर को अच्छा लगे। जी, मैं पाकपतन का शहरी हूँ।
मैं वोट उसको दूंगा जो पाकपतन के जो मसाइल हैं, शहर फरीद के मसाइल हैं, जिसमें तालीम है, सेहत है और एग्रीकल्चर के मसाइल हैं, उनको हल करेगा। तो मेरा वोट उनके लिए है। वोट असी उस बंदे नूं देंगे जिहड़ा नेक ते ईमानदार होएगा, जिंदा हक बनदा है। वोट एक मन ते वो देना ही देना है, लेकिन जिहड़ा इलाके दे मसाइल हल करेगा उन्होंने वोट असी देवांगे।